वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे। कल हमने बड़ा तफसीली बात की क्या कानूनी पेचीदियाँ और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आने वाले वक्त में सियासतदानों के लिए, और आज बिलखसूस सियासत के ऊपर बात करेंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के लिए। कुछ जर्नलिस्ट दुबई से उनके हमसफ़र भी होंगे, वापस आएंगे। पहले की तरह 2018 में उनको एयरपोर्ट के से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इससे पहले भी उनके साथ हुआ था। इस सारी सूरत हाल में क्या सियासी जमातें, जिस मिसाक़ जमहूरियत की बात होती है या मिसाक़ मईशत की बात होती है, उस हवाले से ज़हनी तौर पे तैयार हैं, या इस दफ़ा भी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है जो प्ले की जा रही है? वाज़े फ्रिक्शन और वाज़े चेंज इन पॉलिसी नज़र आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। इलेक्शंस करीब हैं, एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सलमान आबिद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपके लिए अच्छी खबर है? जी जनरल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जनरल कादिर बलोच साहब जी दोबारा जरा फरमाइए। मैं कह रही हूँ कि वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ और ये बहुत बड़ी खबर है मीडिया के लिए, लेकिन आप उनके इत्तेहादी भी थे, अभी अब सियासी तौर पे मुखालिफत में भी हैं इलेक्शंस को लेके। आपके लिए ये किस तरह की खबर है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आ रहे हैं? बतुल, इस पे कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है या नहीं है, लेकिन बनाई जा रही है, इस पे कोई शक नहीं है। और मुल्की लेवल पर यही कोशिश की जा रही है कि इसको एक बहुत बड़े खबर के तौर पर पेश किया जाए पाकिस्तानी अवाम के सामने। मेरे अपने समझ नहीं आती है कि इस पे बड़ी वाली बात कौन सी है। क्या वो वाक़या हुआ था जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब मुल्क से दूर रहे थे, और कोई ख़ास वजह नहीं। वजह जो हमें बताई गई वो उनकी बीमारी थी, और वो बीमार हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा था और उसकी रिकमेंडेशन हुई थी कि वो बाहर चले जाए, इलाज करवाएं। उस इलाज के सिलसिले में 4 साल वो बाहर रहे, और अभी कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल वो सेहतमंद हो चुके हैं। सेहतमंद होने के बाद पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है, यहाँ पर उनका कारोबार है, उनका घर है, उनका घर बार है, उनकी अजीज़ और रिश्तेदारी है, उनकी सियासत है। अब वो वापस आ रहे हैं तो इसमें बड़ी वाली बात कौन सी है? क्या कोई इसके लिए रिस्ट्रिक्शन थे? क्या कोई पाबंदी थी उनके वापस आने में? हाँ, रिस्ट्रिक्शन थे, इसमें कोई शक नहीं है कि एक केस पे उनकी कन्विक्शन हो चुकी थी, और कन्विक्शन की वजह से उनके वापस आने में एक कबाहत हो जाएगी। और वो कबाहत यह है कि शायद उनको दोबारा जेल जाना पड़े और वहाँ से कोई कानूनी गुंजाइश पैदा की जाए, तो उसके ज़रिए से वो बाहर आए और बाहर आके फिर वो सियासत की अपनी कार्रवाई कर ले। तो बहरहाल मेरे समझ में जो आ रही है वो ये है कि उसके पार्टी वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ख़ास खबर के तौर पर इस बात को पेश किया जाए। ठीक है जनरल साहब, आप प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। सलमान आबिद साहब, और इससे सियासी फायदा जी जनरल साहब, आप प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। प्लीज आई विल होल्ड यू है। इलेक्शन में उनको वोट्स की ज़रूरत होती है, और इक़्तिदार आने के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा, उस पार्टी से मेरा ताल्लुक रहा है, बिया साहब से एक इज्जत का रिश्ता रहा है, अभी भी वो रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी ठीक है जनरल साहब, आई हैव गॉट योर पॉइंट। खैर बरकत की वजह हो और मुल्की मसाइल कम हो जाएं, और उनके पास जैसे कि कहा जा रहा है कि उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है। ठीक है जनरल साहब, आपका जवाब आ गया, आपके जवाब आ गया। काइंडली आप मेरे साथ रहिएगा। सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी पाकिस्तानी मुल्क वापस आए, वक्फे से आए, किसी वजह से ना पाए, ये जनरली भी एक अच्छी खबर है। लेकिन मेरा आपसे पर्टिकुलर सवाल ये है कि नवाज शरीफ जिस तैयारी की बात करते हैं वो तैयारी क्या हो सकती है? जो उनके वोटर्स हैं वो शायद ब्लाइंडली फॉलो करें, उनको वाकई लगता है नवाज शरीफ आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आपके मुताबिक नवाज शरीफ के जहन में क्या है? वो किस सोच और किस तैयारी के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब की एक तैयारी तो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मफाहमत के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो किसी इस्टेब्लिशमेंट से नाराज होकर या इस्टेब्लिशमेंट की को नाला कर या इस्टेब्लिशमेंट से बगैर किसी डील के पाकिस्तान में आ रहे हैं। और कल इसकी एक तस्दीक जो है वो राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली थे उन्होंने भी किया कि नवाज शरीफ के साथ बज़ाहिर लगता ही है कि कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई मफाहमत, कोई डील तो हुई है। और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत ही सऊदी अरब गए थे
और फिर डील के तहत ही पाकिस्तान आए थे। अच्छा, अब क्योंकि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। उनको कुछ सियासी महाज पे परेशानियां हैं, कुछ उनको कानूनी महाज पे परेशानियां हैं, उनका वो मुकाबला करेंगे, या उनके लिए सहूलतकारी का इंतजाम पहले से किया गया होगा कि ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे वो कोई मुल्की मईशत को का जो गर्दाब है, जो सियासी बुरहान है, उसको निकाल सकेंगे। क्योंकि देखिए ना, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में कोई पहली दफा तो नहीं आ रहे। 1979 से उन्होंने सियासत शुरू की है और 1979 से मुख्तलिफ औकात में वो पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे, वजीर आला भी रहे, उनके भाई भी वजीर आला रहे, वो खुद भी भाई के वजीर आजम रहे। तो हमने तो देखिए नवाज शरीफ साहब के दौर के जो माशी हवाले से कितने मामलात में हम आगे बढ़े और कितने मामले में पीछे रहे। और अभी तो मसला सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं है, पाकिस्तान की सियासी जमातों के पास कोई रोड मैप इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ये जो रिकंसिलेशन हुई थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, अब आप देखिए दोनों एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट उनको ज्यादा सहूलतकारी दे रही है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज्यादा है, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू एक और है। तो ये जो मिसाके मईशत या मिसाके जमहूरियत अपनी जगह, लेकिन मसला ये है कि सारी सियासी जमातों को पता है कि उनके लिए जो भी स्पेस निकलनी है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मामलात और कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पे होगी। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत जो है वो बहुत कमजोर है। सलमान आबिद साहब, एक जमहूरियत सवाल मैं उतनी चाहती हूँ आप मजबूत उस पर नहीं है। बात करें, क्योंकि हम मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, मुख्तलिफ इदारे के लोगों से बात करते हैं, तो ये चीज़ अब इतनी जल्दी हजम नहीं होती कि इस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ कबूल हो गए। शायद वो वक्ती नहीं, तौर पे नवाज एक शरीफ बेहतर नवाज रिप्लेसमेंट हो शरीफ सकते का हैं, शायद उनका और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक इंटरेस्ट है, जो एंटायर पीटीआई है, शायद वो दोनों विंडोज़ को सूट करता हो। लेकिन अगर हम इंफरादी तौर पे बात करें कि नवाज शरीफ एक रिप्लेसमेंट बन गए हैं, वो इट डजंट साउंड टू बी मच कन्विंसिंग। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। अभी तो शहबाज शरीफ साहब बहुत करीब है एस्टैब्लिशमेंट के, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मामलात है उसमें शहबाज शरीफ लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने भी जो बयानिया तब्दील किया अकाउंटेबिलिटी का, जजेस का, जनरलों का और मुफाहमत की तरफ आने की बात की है, वो भी शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें हैं, या इसहाक डार साहब ने उनको मनाया नवाज शरीफ साहब ने। तो नवाज शरीफ साहब ने तो अमली तौर पर उस बयानिए की तायीद की है जो शहबाज शरीफ का बयानिया है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस तो अगर कोई होगी तो इस वक्त वो शहबाज शरीफ के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं पाकिस्तान और आके किन शराइत के ऊपर उनका मामला तय होता है, और क्या वाकई वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। अभी तो उनका ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी की बुनियाद के ऊपर अभी ये मामला तय होना है कि उनकी जो नाहिली है वो रहती भी है, नहीं भी ठीक है, रहती, यहाँ पे एक ब्रेक कोर्ट लेते हैं, फैसला करता है। तो भी उनको बहुत से मसाइल। प्रोग्राम में खुशामदीद। चौधरी जाफर साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले ये डिस्कशन हो रही थी, राजा परवेज अशरफ साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से नवाज शरीफ आ रहे हैं। वैसे अंडरस्टैंडिंग इतना मनफी लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिन हालात में इस्तेमाल किया गया तो उसका मतलब एक ही बनता है। मैं समझा नहीं जी आपकी बात। जी, आप बताइए कि किस अंडरस्टैंडिंग या डील के तहत आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस? ये राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा। हम ऑन एयर हैं अभी? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासत जो है वो, और सियासतदान बंदूक लेकर कोई जंग तो नहीं करते, और जहां तक जिसको मारूफ मायनों में किसी में डील कहते हैं, अगर वो डील थी तो फिर राजा परवेज अशरफ साहब आज भी स्पीकर हैं और उस गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे जो गवर्नमेंट बनी, अगर डील के तहत बनी, फिर तो राजा परवेज अशरफ साहब उस डील का हिस्सा हैं। वजारत खारजा से लेके स्पीकरशिप और सारी जो वजारतें थी वो सब उसी डील का हिस्सा थी। और अगर एक ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी जो राइज हुई और बहुत सारी वो कुव्वतें जो किसी ना किसी अंदाज में इमरान खान साहब को सपोर्ट 5 साल करती रही, 14 से लेके और 18 के इंतखाबात तक, और बड़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। जब वो ले आए और उनको बिठा दिया, फिर उनको चलाने की भी कोशिश की, ना चला सके, वो पीछे हट गए, तो जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको अपनी मर्जी से अपनी अलाइनमेंट बनाने का मौका मिला। वो जो इमरान खान के अलाइज बने थे और बहुत सारे वो लोग जो आजाद थे और उनको शामिल कराया गया, वो इमरान खान साहब को छोड़ के वापस आ गए, हुकूमत बनी। और मियां नवाज शरीफ जब परवेज मुशर्रफ साहब ने निकाला, फिर अभी मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ हमेशा उस वक्त पाकिस्तान आए हैं जब पाकिस्तान मुश्किल हालात में था, जब पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ था। और मियां नवाज शरीफ ने हमेशा
2013 और 2008 का तो मैं गवाह हूं, अगर उससे पीछे की सियासत को मैं अमली तौर पे नहीं जानता, लेकिन इन दो अदवार को 2008-7 में जब तशरीफ लाए, फिर 13 में मरकजी हुकूमत भी संभाली, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके आए, मुआशी इस्तेहकाम लेके आए, दहशत गर्दी का खात्मा किया और वो जो मसाइल थे उनको एड्रेस किया। आज फिर वो तजर्बागाह पाकिस्तान को बनाने वाले शर्मिंदा हैं, बैक फुट पे हैं। वो इमरान खान की हमायत और इमरान खान के उन 4 सालों की बोझ उठाने के लायक नहीं। ठीक है चौधरी लेकिन साहब, ठीक है, मान लिया कि वो शर्मिंदा है, लेकिन आप लोग तो अपने स्टांस से पीछे चले गए। पहले आप लोगों ने कहा कि जजेस और जर्नलों का एहतसाब होगा, फिर आपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए। वो शर्मिंदा है, समझ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग बैकफुट पे नहीं क्यों नहीं, चले गए? जिस दिन हमने मामला अल्लाह पे छोड़ा था, उस दिन हम जेलों में थे, उस वक्त हम काल कोठरियों में थे, उस वक्त हम अकूबत खानों में थे, उस वक्त हमारे वकला को पेश होने नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी उस तो वक्त आप बाहर हैं। ये अभी रिसेंट जी? बात ही बता, अभी तो बाहर है ना, ये तो माजी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो क्या ये सच नहीं है कि फैसला तभी अल्लाह पे छोड़ा था, उसी वक्त अल्लाह पे छोड़ा था। इससे अच्छा, उस वक्त पहले ही छोड़ भी दिया था? जी उस वक्त छोड़ा था मियां नवाज शरीफ ने, मैं वहां मौजूद था। जब एहतसाब अदालत से बाहर निकले, एक सहाफी ने सवाल किया तो मियां नवाज शरीफ ने कहा मैं अपना फैसला अल्लाह तबारक तआला पे छोड़ता हूं, अपना फैसला। जहां तक एहतसाब करने की बात जो है, रिसेंटली आपने नाम ले लेके कहा था कि इन सब का एहतसाब करेंगे, वो फिर दोबारा जी मैं आपको नहीं, मैं आपको अभी क्लिप भेजता हूं। कल मेरे हल्के का प्रोग्राम था, वो सारे नाम उसी तरह से लिए। अगर आप कहते हैं भी ले देता हूं, एहतसाब क्यों नहीं होगा उनका? ठीक है, तो उनका मामला अल्लाह पे नहीं छोड़ा, उनका एहतसाब करना है आपने। देखिए, अल्लाह ने बहुत सारी चीजें मेरे आप पे छोड़ी है ना। एक तो एहतसाब अवाम कर रही है, साकिब निसार हो, उमर अत्याल हो, जनरल फैज हो, जनरल बाजवा हो, जब वो अवाम के अंदर निकलते हैं तो क्या असर होता है? वो दुबई की गलियां हो, वो पाकिस्तान के बाजार हो, कोई शादी की तकरीब हो, कोई उनसे शेक हैंड करने को तैयार नहीं। और क्या कोई ये उनके भी साथ सच नहीं है तस्वीर कि जब बनाने को वापस तैयार नहीं। आएंगे नवाज शरीफ तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई सख्त बात नहीं करेंगे जैसे वो माजी में करते रहे? ये भी सच है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सबसे सख्त बात यह है कि इंतखाबात हों, जमहूरी हुकूमत बने, और वो काम जो बाजवा और फैज करते रहे हैं वो वजीर आजम बैठ के करे, और जो वजीर आजम मुंतखब हो के आएगा वो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक निक्का है और एक निक्के के अब्बा हैं और एक अंकल हैं और वो मिलजुल के वो है सारी गोटियां चला रहे हैं। ठीक, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। जी जनरल अब्दुल कादिर साहब, आपने जवाब सुना। सर, आपने भी राजा परवेज अशरफ साहब का उनका स्टेटमेंट देखा होगा, तो उन्होंने जिस अंडरस्टैंडिंग की बात की है, क्या वो आपके लिए एक खुशाइंद बात है कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आप उसको एक अलार्म समझते हैं? आपके लिए वो खतरे की घंटी है कि अब आप लोगों की क्या तैयारी होनी चाहिए आगे जाके अगर उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात हो गए तो? जी जनरल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमें इन कंट्रोवर्सीज में अपने आप को नहीं डालना चाहिए कि कोई डील हो गया नहीं हो गया, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे हैं, हादसात होते रहे हैं, और इकदामात भी उठाए जाते रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है तो मुल्की मफाद को और ओवरऑल कहते हैं कि कौमी मफाद को सामने रखते हुए कंप्रोमाइज़ इधर उधर करने पड़ते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन इस बात की है कि सियासी माहौल दोबारा री-इस्टेब्लिश किया जाए, सियासत मुल्क में वापस आ जाए, हर सियासी पार्टी अपने प्लेटफार्म से अपने मंशूर लेके पब्लिक के सामने चला जाए और पब्लिक के वोट ले ले, और जिसको पब्लिक चाहे उनको इक़्तिदार में आके लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करे। इसमें हर पार्टी की कोशिश ये होती है, जिस वक्त पब्लिक के सामने वो जाए तो उनकी कोशिश ये होती है कि बेहतर से बेहतर अपना एक प्रोग्राम पेश करें। ठीक है जनरल साहब, एक सवाल है आपसे। जी सपोर्ट जी, शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत बचाते बचाते सियासत को नुकसान पहुंचा है, तो उसमें हमें कोई फिक्र नहीं है कि अगर हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा है तो एटलीस्ट वो कवर कर रहे हैं जो भी वो करके गए हैं, या तो उनके पास कोई
एक विक्टिमाइज होने का एंगल है, या उनके पास वो परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं कि हमने तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, और वो ये भी कहते हैं 9 मई के बाद कि हमने तो रियासत को बचाया है। तो आपके पास क्या है स्टेटमेंट देने के लिए? देखिए जी, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमने उन लोगों को जिनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो टैक्स पेयर के पैसों से जिनको मेंटेन किया जाता है, जिनका स्फेयर ऑफ ड्यूटी टोटली मुख्तलिफ है, अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इनको इन्वॉल्व किया सियासत में, और बड़ी उनकी सीरियस इन्वॉल्वमेंट उन्होंने कराई, और उनसे ऐसे काम लिए जाते रहे जो कि नामुमकिनात में थे। जब वो चीज़ें बैक फायर कर जाती है और वो सपोर्ट उस तरह से नहीं रहती है जैसे कि उनको सूट करता है, फिर वो बैक ट्रैक करके और इल्ज़ाम तराशी और इल्ज़ाम की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में यहाँ पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, 1 पेज की बातें हो रही थी, सुबह शाम वहाँ पर फोटो सेशन होते थे और मैसेज आया जाता था, और ये कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है, और ये कहा गया कि सारे लोग जो है ना पूरी पब्लिक की सपोर्ट उनको हासिल थी वगैरह वगैरह। उसको उस वक़्त एक आइडियल सिचुएशन के तौर पर पेश किया जाता रहा। सडनली फिर टेबल चेंज हुए तो फिर उन्हीं लोगों को जिनकी तारीफ की जा रही थी, जिनको 1 पेज के लिए उनकी सताइश की जा रही थी, उनको इल्ज़ाम दिया जाता रहा। उन्हीं की ज़रूरत पड़ गई एक्सटेंशन देने की, तो एक्सटेंशन भी लेने के लिए कार्रवाई की गई। तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जिस वक्त हम अपनी तारीख देखेंगे, हमारी सियासी तारीख, इसमें बेशुमार क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, और उस क्वेश्चन मार्क को जब तक हम रिकंसिलिएट नहीं करते। जी जी ठीक है, एक बात मैं बस खत्म कर रहा है, एक बात मैं कह के जरा बतूल, बात यह है, रिक्वायरमेंट सियासी लोगों से इस बात की है कि वो सब मिल बैठे और ये कहें कि सियासत में गवर्नमेंट के मुलाजमीन को किसी सूरत में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हर एक जो अदारे हैं वो अपनी ड्यूटी करें, सियासतदान अपनी ड्यूटी करें। लेकिन मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो आपने कहा कि इन्वॉल्व नहीं करें, ऊपर इल्जाम लगाना, यहाँ पे एक ब्रेक कुर्बानियों। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद। सलमान आबिद साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, ज़्यादा करीब से चीज़ें देख रहे हैं। 7 रैलियाँ करनी थी, 3 रह गई हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी कारकुनों को बाहर ना निकालें, वो 21 तारीख तक थक सकते हैं। नज़रियाती लोग पहले से ही नाराज़ हैं, इंट्रा पार्टी फ्रिक्शन भी है, और लाहौर का चैप्टर और पंजाब चैप्टर PMLN का आपस में उनकी मिसकोऑर्डिनेशन की भी खबरें हैं। तो फिर ये तो सियासत को तो ऑलरेडी नुकसान पहुंचा हुआ है, तो फिर ये शहबाज शरीफ किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सियासत तो इनकी इंट्रा पार्टी इशू की वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही? आप बताइए। पहली बात तो यह है कि जो 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है ना, परफॉर्मेंस के लिए कुछ नहीं है ना। आपको पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात जिस नोयत के हुए हैं, उसके नतीजे में वो क्या लोगों को बताएंगे कि उन्होंने माशी तौर पर क्या रिलीफ दिया है। इसलिए वो यही कहेंगे कि हमने अपनी हुकूमत के मुकाबले में रियासत बचाई है। और रियासत का मामला भी जो है वो उनके पास 9 मई का एक इंसिडेंट है जो कि PTI की गलत सियासी हिकमत अमली की वजह से सामने आया, वो उसको बुनियाद बनाते हैं। लेकिन अब देखिए ना, अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, अब उनका सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा क्राउड जो है वो वहां पे इकट्ठा करें, ताकि नवाज शरीफ के शानो शयान जो है वो वहां पे एक बड़ा इस्तकबाल हो सके और वो जो भी बात करना चाहते हैं वो वहां पे बात करें। लेकिन अब मसला ये है कि जो PMLN है, मैं जाती तौर पे जानता हूं उनके बहुत से MPs MNAs को, उनको भी पता है कि इस वक्त पॉपुलर पॉलिटिक्स उनके हक में नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से 16 माह की हुकूमत है उसमें वोटरों का रद्द-ए-अमल पाया जाता है। फिर हमने देखा है कि ये जो क्राउड्स आए हैं, इनके अंदर जो शहरों में खासतौर पे लाहौर में जो प्रोग्राम हुए हैं वो हमने देखे काफी कमजोर थे। लेकिन इससे कतई नजर नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो शायद पार्टी के अंदर वो नई जान डालने की जो बात हो रही है वो सामने आ सके। तो लेट्स ही देखते हैं कि नवाज शरीफ की जो आमद है, क्या पहले वो अपने आप को सरेंडर करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, या वो सीधा जलसागाह में जाते हैं। यहाँ भी कानून की हुक्मरानी का जो तसव्वुर है उसका भी बड़ा इम्तिहान है कि कानून किस तरीके से आगे आता है। और दूसरी बात यह कि जो सियासी महाज है, नवाज शरीफ साहब के पास भी जो है वो 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पास तो ये है कि जनाब मैंने 1990 में, 1993 में, 1997 में और 2013 में मैंने ये तरक्की की है। लेकिन 2023 के कॉन्टेक्स्ट में उनके पास भी जो है कोई बहुत ज्यादा माशी रोड मैप नहीं है। अभी जाफर इकबाल साहब कह रहे थे कि वो माशी तरक्की है, मैं चैलेंज करता हूं इस वक्त। देखिए ना, उनका इसहाक डार साहब तो उन्हीं के कहने पे आए थे, नवाज शरीफ साहब के कहने पे पाकिस्तान आए थे और कहा गया था डॉलर नीचे आ जाएगा, मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन इसहाक डार का तजर्बा ठीक है सलमान साहब, मैं आपका सवाल आगे लेके जाती हूँ। जी चौधरी जाफर साहब, ये मैं सलमान साहब ने जो कहा इसको आगे बढ़ाती हूँ। नवाज शरीफ साहब खुद तो इकोनॉमिस्ट नहीं है,
वो मईशत के माहिर नहीं है, वो ऑब्वियसली अपनी टीम पर रिलाय कर रहे थे, तो टीम तो वही पुरानी है। और चाहे अदलिया के मामलात हों, सियासत के मामलात हों, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हों, सब यही कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये जो हो रहा है। इवन IMF के साथ जो इशू हो रहा है वो अपनी नौयत का पहला मामला था, जो पंजाब में वो अपनी नौयत का पहला मामला था। तो फिर नवाज शरीफ ये किस बेस पे कह रहे हैं कि मुझे इन मामलात की समझ है और मैं इनका हल निकाल दूंगा, क्योंकि ये तो सब मान रहे हैं कि ये सब कुछ अपनी नौयत का पहला एक एक्सपेरिमेंट है और पहली एक सिचुएशन है पाकिस्तान के ऊपर। तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब ये मानेंगे कि वो उनको एटलीस्ट इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बीसियों नहीं सैकड़ों सवाल हैं आपकी गुफ्तगू में और सलमान साहब की गुफ्तगू में। पहली बात तो है पंजाब चैप्टर, लाहौर चैप्टर बड़े अरसे से बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के फन्ने खां ये कोशिश करते रहे कि मुस्लिम लीग को अलग कर दें, कोई नहीं कर सका। कोई कहीं ना पंजाब चैप्टर अलग है। मैं पंजाब के एक देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेंबर रहा हूँ कौमी असेंबली का, आज भी अपने हल्के का एक्टिव जो है वो पार्टिसिपेंट हूँ। मुझे तो ये तफरीक नहीं नजर आई, अपनी पार्टी की सफों में और बाहर वालों को बखूबी नजर आ जाती है। कोई और काम नहीं मिलता तो बस ये सीधी सी तनकीद कर दें जी वो चैप्टर और ये चैप्टर। 16 महीने की कारकर्दगी से लोग सुन ले बीबी, इख्तलाफ तो आपके और आपके प्रोड्यूसर के दरमियान भी दिन में 10 होते होंगे कि ये कंटेंट देना है, ये नहीं देना, ये पिक्चर लगानी है। सुन ले तो हमारा भी कंसेंसस है ना बीबी, हमारा भी कंसेंसस है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल पे कंसेंसस है, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सियासत पे कंसेंसस है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सलाहियतों पे कंसेंसस है, 100% कंसेंसस है, इसे बिल्कुल ना वो खातिर में है। फिर अगली बात आई जी नवाज शरीफ साहब तो माहिर नहीं है। अच्छा भाई वो जो माहिर थे, परवेज मुशर्रफ साहब बहुत बड़े माहिर थे, इमरान खान साहब के पास 200 बंदूक की टीम थी, पाशा साहब बड़े जो है वो लायक थे, और जो है जनरल बाजवा 2017 में कराची में खड़े होकर कह रहे थे मईशत को ध्यान देना है। भाई नवाज शरीफ ही काबिल है, उसे ही पता है, उसे ही सूझबूझ है। 13 से 18 का आपके पास पीरियड पड़ा है। फिर अगर आप 16 माह की बात करते हैं, वो एक बदजुबान शख्स जिसको मुसल्लत किया गया, वो क्या कहता था, एटम बम गिरा दें, श्रीलंका बना दें। मुझे सिर्फ एक क्लैरिटी आपसे चाहिए, सिर्फ एक सवाल, श्रीलंका बनने से सुन लेना, पहले सवाल काफी हैं, उनका जवाब दे लेने दे, पहले सवाल काफी हैं। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कौन बातें कर रहा था? इस मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें कौन कर रहा था? इस मुल्क के अंदर तेल और गैस खत्म होने की बातें कौन कर रहा था? इस मुल्क की मईशत डूबने की बातें कौन कर रहा था? इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, चौधरी साहब मुझे वाइंड अप भी करने, एक सवाल और ले लें प्लीज, प्लीज प्लीज मौका दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास नया प्रोग्राम है। इसहाक डार साहब ये पहले कह चुके हैं कि जो निगरान गवर्नमेंट जो इकदाम करिए हम उसकी कंटिन्यूटी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉलर के नीचे आने से मुल्क का 4000 अरब का कर्जा कम हो गया, तो आप लोग तो वही कंटिन्यू करें जो निगरान गवर्नमेंट करे, तो फिर नवाज शरीफ आगे क्या करेंगे? सुन लें बीबी, सुन लें। पहली बात यह है कि जो हुकूमत लेने आता है ना अगला, वो कंटिन्यू करता है उन पॉलिसीज को, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। अगर IMF का मुआहदा 3 साल का कर रखा है तो हम क्यों कहेंगे कि हम कंटिन्यू नहीं करेंगे? हमने सॉवरन गारंटीज दे रखी है, हम उन्हें कंटिन्यू क्यों नहीं रखेंगे? हमने जिन मुल्कों के साथ मुआहदे किए हैं खारजी अमूर पर बैनुल अक़वामी सतह पे, हम उनको क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे? हमने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं, कोई पावर प्लांट्स हैं, कोई मोटरवेज हैं, कोई बंदरगाहें हैं, उनको कंटिन्यू क्यों नहीं करेंगे? कौन नहीं करेगा? हर हुकूमत आने वाली का फर्ज होता है। हाँ, उसमें जहां डिफॉल्ट है, जहां कमी है, अगर 3 साल का IMF का प्रोग्राम है, हम कोशिश करेंगे, और हमने पहले भी करके दिखाया था। 2016-17 में हमने खैराबाद कह दिया था। जाफर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं IMF के पास नहीं जाना चाहिए, और ये गवर्नमेंट भी कोऑर्डिनेट करिए IMF के साथ। आप इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन पिक करेंगे? देखें, अभी तो हम IMF के पास गए हैं ना, आगे आके जब हम 2 साल का बजट देंगे, मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे, तो हम इंशाल्लाह इसे अनडू करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे थे। जन साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स ऑन इट प्लीज। जन साहब जी, जल कादिर बलोच साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपने सुना चौधरी जाफर साहब की गुफ्तगू, तो आप बताएं। चौधरी साहब हमारे मेहरबानों में हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम एक ही पार्टी में रहे हैं, मैं उनके ख्यालात की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ उनकी। बिल्कुल अच्छे इरादे रखने वाले हैं,
और जहाँ तक ये लाहौर चैप्टर और पिंडी चैप्टर और पंजाब चैप्टरों का बाद ये बातें होती रहती हैं, मीडिया की जीनत के लिए बातें उछाली जाती हैं, सामने लाया जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।